नमस्कार। कल के टॉपिक को ही एनर्जी को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने भोज्य पदार्थों कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आयु, लिंग, व्यवसाय के अनुसार ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। हम जानते ही हैं कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा रोगी व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता भी अलग होती है। अलग अलग जलवायु के लोगों की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। साधारण महिला की अलग होगी, सेडेंटरी महिला की अलग होगी, हैवी वर्कर की अलग होगी, गर्भवती महिला की अलग होगी, धात्री माता की अलग आवश्यकता होती है ऊर्जा की। सबसे पहले रहते हैं बेसल मेटाबॉलिक आधारीय उपापचय दर। जब व्यक्ति कोई भी शारीरिक या मानसिक क्रियाएं कर रहा होता है तो उस समय उसके शरीर में होने वाले अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का पाचन, अवशोषण, उपापचयन, मूत्र का उत्सर्जन, सांस लेना और छोड़ना आदि क्रियाएं लगातार निर्बाध रूप से होती रहती हैं। इस प्रकार इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए शरीर के आंतरिक अंग हमेशा क्रियाशील होते हैं। ये क्रियाएं ऊर्जा के द्वारा संपन्न होती हैं। इन क्रियाओं को करने में ऊर्जा का व्यय होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं दोनों करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसे आधारीय उपापचय दर कहते हैं या कहा जाता है। किसी व्यक्ति के उस समय की ऊर्जा चयापचय को बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जबकि वह शारीरिक या मानसिक रूप से विश्राम की अवस्था में हो। उसके शरीर का तापक्रम साधारण है तथा वह भोजन के शोषण के बाद की स्थिति में है, यानी कि उसको आखिरी आहार ग्रहण करने किए हुए 12 घंटे हो चुके हों। ऊर्जा की आवश्यकता बेसल मेटाबॉलिक से प्रभावित होती है। आराम की अवस्था में भी शरीर के आंतरिक अंग क्रियाशील होते हैं तथा शरीर में सभी क्रियाएं जैसे श्वसन क्रिया, रक्त परिवहन, हार्मोन बनना आदि क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। इन क्रियाओं में भी ऊष्मा का खर्च होता है। इसे भी बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आधारीय मेटाबॉलिज्म का मापन। आधारीय मेटाबॉलिज्म को नापने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना जरूरी होता है। सबसे पहले कमरे का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होना चाहिए। अत्यधिक गर्मी या सर्दी से ऊतकों के ऑक्सीजन की क्रिया बढ़ जाती है। सेकंड, व्यक्ति के शरीर का तापमान भी सामान्य होना चाहिए। थर्ड, व्यक्ति को भोजन ग्रहण किए 12 घंटे हो चुके होने चाहिए। व्यक्ति पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से विश्राम की स्थिति में होना चाहिए। यह प्रयोग करने से पहले व्यक्ति को कम से कम आधे घंटे विश्राम कर लेना चाहिए। संवेगात्मक विकार जैसे भय, तनाव, क्रोध से भी व्यक्ति पीड़ित नहीं होना चाहिए। तभी भी शरीर का मेटाबॉलिज्म या बेसल मेटाबॉलिक बढ़ जाती है, कम हो जाती है। आधारीय उपापचय दर का निर्धारण करना। आधारीय मेटाबॉलिज्म या उपापचय दर मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विधि से नापी जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से टीसोट का उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, जो काफी लंबे समय लेने वाला तथा व्यवसाध्य होता है। अप्रत्यक्ष विधि से आधारीय उपापचय दर को नापने के लिए बेनेडिक्ट रोथ एपरेटस का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है स्पायरोमीटर, एक होता है काइमोग्राफ। सबसे पहले हम लेते हैं स्पायरोमीटर। ये एक धातु से बना हुआ कक्ष होता है। यह बंद गोल सिलेंडर की भांति होता है। इसमें सोडा लाइम पानी की एक निश्चित मात्रा भरी जाती है। इसी सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन भरा होता है। इस सिलेंडर में 6 लीटर तक ऑक्सीजन भरा जा सकता है। यह सिलेंडर पानी पर तैरता है। काइमोग्राफ यह उपकरण का दूसरा प्रमुख भाग है। यह यंत्र घुमाया जा सकता है। काइमोग्राफ तथा स्पायरोमीटर के बीच 2 छड़ लगी रहती है।
एक छड़ से स्याही से भरा पेन जोड़ देते हैं। छड़ के सिरे पर पुली लगी होती है। स्पाइरोमीटर की घंटी एक जंजीर से बंधी रहती है। इस तरह काइमोग्राफ को विशिष्ट ग्राफ पेपर तथा स्याही लगे पेन लगाकर तैयार किया जाता है। व्यक्ति को प्रयोग प्रारंभ करने से पूर्व तनाव रहित होना चाहिए। व्यक्ति को पलंग पर लेटाकर उसकी नाक में नोज क्लिप लगा दी जाती है तथा मुंह में माउथ पीस लगा दिया जाता है। इससे व्यक्ति नाक से सांस न लेकर मुंह से सांस लेता है। माउथ पीस के दूसरे सिरे को ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ दिया जाता है ताकि व्यक्ति सिलेंडर से ऑक्सीजन प्राप्त कर सके। अब प्रयोग आरंभ किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर प्रारंभ किया जाता है। व्यक्ति सांस के द्वारा 6 मिनट तक ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तब स्पाइरोमीटर की घंटी सांस गतिविधि के अनुसार ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी मात्रा ग्राफ पेपर पर अंकित हो जाती है। इसके साथ ही व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड सोडा लाइम द्वारा पानी में अवशोषित हो जाती है। इस प्रयोग में 6 मिनट तक व्यक्ति सिलेंडर से ही ऑक्सीजन प्राप्त करता है। इस 6 मिनट में व्यक्ति द्वारा कितना ऑक्सीजन उपयोग में लाया जाता है वह यंत्र में लगे काइमोग्राफ पर अंकित हो जाता है। व्यक्ति पूर्ण शारीरिक और मानसिक विश्राम की अवस्था में होता है, अतः उसका श्वसन गुणांक 82 माना जाता है। यह माना जाता है कि 1 लीटर ऑक्सीजन उपयोग में लेने पर 4.8 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। बीएमआर ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति लेते हैं हम, उसका वजन 60 केजी होता है। 6 मिनट तक प्रयोग में ली गई ऑक्सीजन 1100 ml होती है, यानी 1.1 लीटर। 6 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा 4.8 × 1.1 किलो कैलोरी हो जाती है। ये कुल मिलाकर हो जाती है 5.28 किलो कैलोरी। तो एक 6 मिनट में इतनी, तो 60 मिनट में कितनी होगी? तो 5.28 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 6, यानी 52.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और 24 घंटे में तो 52.8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो यानी बीएमआर हो गया 1267 किलो कैलोरी। यानी इस प्रकार 24 घंटे में या दिन में अनैच्छिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न की मात्रा आधारीय मेटाबॉलिज्म दर कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति के बीएमआर में अंतर होता है क्योंकि बीएमआर को कई प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। बीएमआर को व्यक्ति के शरीर का तापमान, आकार, आयु, जलवायु, मानसिक तनाव, लिंग, शारीरिक परिवर्तन आदि क्रियाएं जो दवाइयाँ, मेडिसिन, निद्रा आदि भी प्रभावित करते हैं। कल की क्लास में हम लेंगे आधारीय मेटाबॉलिज्म को या बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।